doing very well and studying well too. So आज हम अपना इस पार्ट में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम दो टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट हमारा आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है कि जैसे हम फॉर्मली हमारा बन जाता है, जो हम इंटेंशनली खुद क्रिएट करते हैं, कि लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सब इसी के दायरे में बात करेंगे, सब इसको अपना काम इसको रिपोर्ट करेंगे, इसको आंसरेबल होंगे. ये सब आता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है कि ये सब जो रूल्स रेगुलेशन जो लोग बातें कर रहे हैं, वो हमने खुद इंटेंशनली क्रिएट नहीं की है, बट वो इनफॉर्मली बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप नए नए कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो होता क्या है कि फर्स्ट 7 डेज या फर्स्ट 2 वीक आप बहुत सबके साथ फॉर्मल रहेंगे, ज्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे. होगी भी तो वो फॉर्मल फॉर्मल टॉक्स होगी कि रूल्स ऐसे हैं, रेगुलेशन ऐसे हैं, इतने बजे रिपोर्ट करना है, इसको रिपोर्ट करना है, ऐसे ऐसे. बट थोड़ी देर जब आप सबके साथ कंफर्टेबल होने लग जाएंगे, तो आप फिर देन देखेंगे कि आपकी अदर देन ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं, कि जो एक्स्ट्रा टॉक्स हो रही. सो formal organization refers to the organization structure which is designed by management, जो मैनेजमेंट ने डिजाइन इंटेंशनली किया होता है to accomplish your particular task. It is specified clearly the boundaries of the authority एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर स्पेसिफाई होता है इसमें है कि हमारे पास कितनी अथॉरिटी है, हम किसको रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड देर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल goals. So I hope this is clear and quite easy too. Features of the formal organization. The formal organization structure is created intentionally by the process of organizing. ये जब हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में डिपार्टमेंट्स बना रहे होते हैं, खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है इंटेंशनली. द पर्पज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ही इसका पर्पस होता है कि और कोई बातें नहीं करनी है, तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में. In formal organization, every individual is assigned a fixed authority or the decision making power. Decision making power और authority भी दी होती है. And formal organization structure creates a scalar chain of communication. Scalar chain of communication क्या होता है कि हम किसको सबसे पहले जो information जाएगी आएगी, वो हम किसके हाथ में देंगे, देन उसके उससे होकर देन किसके पास जाएगी, और देन किसके पास फाइनली पहुंचेगी. ये होता है हमारा स्केलर चेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. फर्स्ट एडवांटेज इज सिस्टमैटिक वर्किंग. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, सभी फॉर्मल बात करेंगे, अपने लिमिट्स में रहकर बात करेंगे. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन द सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी मिसलीडिंग नहीं होगी, टू द पॉइंट सब बात करेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुंच पाएगी. कोऑर्डिनेशन. Formal organization structure results in the coordinating the activities of various departments. So achievement of organizational objective. अगर सब फॉर्मली बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव होगा. नेक्स्ट here are some disadvantages of organizational structure. Delay in action. अब इसमें पूरी स्केलर चेन फॉलो करनी होती है, एक से होकर हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे तक जाएगी, दूसरे से होकर तीसरे तक जाएगी. ये नहीं है कि सीधा टॉप लेवल से सीधा ही लोअर लेवल और इम्प्लॉयज तक पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है. पूरी स्केलर चेन को फॉलो करते हुए चेन ऑफ कमांड एक्शन गेट्स डिलेड इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर. एम्फोसिस ऑन वर्क ओनली. So while following scalar chain and the chain of command, action gets delayed in the formal structure. अगर हमारा यही एक्शन सब तक ऐसे ही होगा, स्केलर चेन में ट्रेवल करेगा, तो हमारा एक्शन डिले हो सकता है काफी हद तक. Inadequate recognition of creativity. Poor organization practices may not provide adequate recognition to creative talent, since it does not allow any deviations from the laid down policies. अब इसमें हो सकता है कि जो क्रिएटिविटी है उसको ज्यादा अप्रिशिएट ना किया जाए. कैसे? सपोज कि अगर किसी लोअर लेवल के नीचे एम्प्लॉय कोई सजेशन दे रहा है जो बहुत ही क्रिएटिव है, अब उसको
एम्प्लॉय अपने लोअर लेवल को मैसेज कम्युनिकेट करेगा, लोअर लेवल देन मिडिल लेवल को करेगी, मिडिल लेवल देन टॉप लेवल को बताएगा। अब इसमें मिडिल लेवल ने टॉप लेवल को बताया तो उनके तक ही बात रह जाती है। ये नहीं है कि जिसने ये क्रिएट किया, जिसने ये सजेशन दिया, उसकी क्रिएटिविटी को रिकॉग्निशन नहीं ज्यादा मिलती है। सो इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि ये खुद नहीं क्रिएट किया जाता है, इन अनइंटेंशनली खुद बन जाता है। इंटरेक्शन अमंग पीपल at work gives rise to a network of social relationships among employees called the informal organization. The informal organization structure gets created automatically, and the main purpose of such structure is getting psychological satisfaction. इसका मेन पर्पस ही यही होता है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हमने थोड़ी सी किसी के साथ बात की, हमारे मन को सेटिस्फेक्शन मिल गई, दैट्स ऑल। दैट इज द पर्पस ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय द एम्प्लॉयज to get psychological satisfaction, and in informal organization structure does not follow any fixed path। ये कोई फिक्स पाथ फॉलो नहीं करता कम्युनिकेट करने के लिए, सीधा कम्युनिकेशन ये किसी भी हम लेवल से होकर किसी को भी दे सकते हैं। गाइस ये सब यहाँ पर ना इनफॉर्मल में स्पेस है, इसमें स्पेस नहीं आनी है, यहाँ भी इकट्ठा है इनफॉर्मल, ना कि इनफॉर्मल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एडवांटेजेस। इसमें फास्ट कम्युनिकेशन होते हैं। अगर एज हमें कोई भी स्केलर चेन फॉलो नहीं, स्टीलर नहीं है ये, स्केलर है, हमें कोई भी स्केलर चेन फॉलो नहीं करनी पड़ती। सो देर इज अ फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। फुलफिल सोशल नीड्स, हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होती है। गिव्स इंपॉर्टेंस टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड एनहांसेस जॉब सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। इट स्प्रेड र्यूमर्स। अब एक सर्वे के अकॉर्डिंग 70% जो इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो रही है वो र्यूमर्स होते हैं, वो सच नहीं होती है, विच में मिसलीड द एम्प्लॉयज। ये इंफॉर्मेशन कोई भी कहीं पर भी ट्रेवल कर रही है, किसी को भी कम्युनिकेट हो रही है, तो ये र्यूमर्स भी हो सकते हैं, ये सच नहीं हो सकती। नो सिस्टमैटिक वर्किंग। अब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि किसको रिपोर्ट करना है, कहाँ जाकर करना है, किसको क्या बताना है, तो हमारी सिस्टमैटिक वर्किंग कैसे होगी? Informal structure does not form a structure for the smooth working of an organization. It may bring negative results. If an informal organization opposes the policies and changes of management, then it becomes difficult to implement the organization. अगर हमारे employees रूल्स जो मैनेजर्स ने बनाए हुए हैं उनको फॉलो ही नहीं करेंगे, सो इट में लेड टू दी नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मीनिंग हमने पढ़ ही लिया कि क्या होता है। ये एक वेल डिफाइंड जॉब है जहां पर एक डिफाइंड अथॉरिटी है, और यहाँ क्या है, नेटवर्क ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप है, नॉट एस्टेब्लिश बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विद अनदर। नेक्स्ट इज ऑरिजिन। इसका ऑरिजिन कहाँ होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज, एंड इट ओरिजिनेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क। खुद ब खुद अनइंटेंशनली बन जाता है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। इसकी इट अराइजेस बाय पोजीशन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने, पूरी मैनेजर्स ने अथॉरिटी बनाई होती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। एंड इट अराइजेस आउट ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल, जो जितना टॉकेटिव है, जो जितना अपने हिसाब से नॉलेज रखता है, उसके उसके साथ ये ऑब्वियसली सब इनफॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशंस भी रखना चाहेंगे और उससे कुछ ना कुछ गाइडेंस लेते रहेंगे। नेक्स्ट इज बिहेवियर। बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि हमें पता है। एंड बिहेवियर इज नॉट गाइडेड बाय रूल्स, इट हैज नो सेट पैटर्न। इसका सेट पैटर्न नहीं होता, कम्युनिकेशन कहीं कहीं से भी ट्रैवल करती है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इट टेक्स प्लेस थ्रू अ स्केलर चेन एंड इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। इसमें स्केलर चेन को फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज नेचर। इसका रिजिड नेचर है क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। लास्ट इज लीडरशिप।
मैनेजर्स आर लीडर, इसमें मैनेजर्स ही लीडर्स होते हैं और लीडर्स आर चूजन बाय द ग्रुप। जैसे कि जो भी बात कर रहे होंगे उसके हिसाब से लीडर्स को चूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन डेलीगेशन होता है कि हमारा काम हमने अगले अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करना। ये दो ही लोगों के बीच में होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब हमने फेयोल्स के प्रिंसिपल में एक टर्म पढ़ी थी, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसका मतलब क्या था कि हमें अपना काम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेट करना है, मीन्स कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच था और डेलीगेशन सिर्फ दो लोगों के बीच में होगी। अब इसको डिसेंट्रलाइजेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely means the granting of authority to support next to operate within prescribed limit. The delegation refers to transfer of authority from a superior to subordinates, and it is the intersegment of responsibility and creation of accountabilities. क्या क्या टर्म यूज हुई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी for performance. It helps the managers to extend his area of operations. His activities would be restricted to only what he can do. अब सिर्फ एक बंदा जो चाहे वो कितना भी कैपेबल हो काम करने में, वो सारे काम खुद तो नहीं ना कर सकता। मार्केटिंग भी मैनेज, परचेजिंग भी, रॉ मटेरियल की, देन प्रोडक्शन, देन सेल्स, देन एडवर्टाइजिंग, वो सब कुछ खुद तो नहीं ना कर सकता। कुछ ना कुछ काम तो डेलीगेट करना ही पड़ता है। दैट्स व्हाई डेलीगेशन कम्स टू द पॉइंट एंड इट enables the manager to focus on high priority areas. मैनेजर सिर्फ अपने हाई प्रायोरिटीज एरियाज की मैं ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कैसे ग्रो करूंगा, प्लानिंग करने पर वो फोकस कर सकता है अपने काम को डेलीगेट करके। satisfies the subordinate by fulfilling the need for recognition. ये सबऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करता है, कैसे कि उसको काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, fulfilling the need of the recognition. तीन एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं डेलीगेशन के। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन देयर कम्स अथॉरिटी, देन थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। तीनों टर्म्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड टू द इंडिविजुअल। कोई भी काम जो इंडिविजुअल को दिया हुआ है, मीन्स आपने अपना काम बहुत ही शिद्दत से करना है, अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में करना है। It includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job position. The subordinate must perform the assigned duty. Responsibility so क्या मतलब कि एक सबऑर्डिनेट को काम असाइन किया गया है और उसने वो काम करना ही करना है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स उसको काम करना ही पड़ेगा, ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज द सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। ये हमेशा अपवर्ड फ्लो करेगी। अपवर्ड कैसे? क्योंकि सपोज यहाँ पर कोई सुपीरियर है और नीचे सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट के लिए हम एस और यू यूज करते हैं। ये हमेशा अपवर्ड फ्लो करेगी। अपवर्ड फ्लो कैसे करेगी? क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट है, ये जो भी काम करेगा, ये हमेशा जाकर सुपीरियर को ही आंसरेबल होगा, सुपीरियर को ही वो बताएगा कि मुझे कौन सा, मैंने ये काम किया है। इज अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजंस। अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को दे दी कि तुमने ये काम करना है, पर सपोज उसने उसको कहा कि तुमने इतना रॉ मटेरियल मंगवाकर और इतनी प्रोडक्शन करवानी है तुमने वर्कर से। उसने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि तुमने इतनी प्रोडक्शन करवानी है। अगर उसने अथॉरिटी ही ना, उसको पावर ही ना दी हो कि तुम कॉल करके और इस सप्लायर से इतना रॉ मटेरियल मंगवा सकते हो, अगर उस पर रोक टोक हो तो फिर वो क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, दैट इज पावर टू मेक डिसीजन लेने की उसके पास पावर भी होनी चाहिए। To carry on the responsibilities, every employer needs to have some authority. When the managers pass their responsibility to their subordinates, they also pass some of the authority to the subordinates. इसके फीचर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इट रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजंस, जो आपने अभी पढ़ा, एंड अथॉरिटी डिटरमाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब इससे हमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशन का अच्छे से पता लग जाता है कि कौन
सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, कि किसने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, किसने किसको अथॉरिटी दी है, उससे हमें ये इनके रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिल जाती है। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट्स। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा एक सुपीरियर था और एक सबॉर्डिनेट था। सबॉर्डिनेट था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी जब सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को, तो वो अपवर्ड फ्लो कर रही थी। अपवर्ड फ्लो कैसे कर रही थी कि जो सबॉर्डिनेट है वो आंसरेबल होगा सबॉर्डिनेट सुपीरियर को, और जब अथॉरिटी है सुपीरियर से पास होगी ना, सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, किसको देगा, सबॉर्डिनेट को। जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो करती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी मैं उल्टा बोल गई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो करती है एंड अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है, और इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसने, उस सुपीरियर ने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको, अथॉरिटी उसके इक्वल ही होनी चाहिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पावर भी उतनी उतनी ही दी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो कम होगी। एक पॉइंट आपने याद रखना है, अथॉरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट आता है अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? इट मींस बीइंग आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क। मींस कि जब जैसे उसने मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये काम करना है, और अथॉरिटी भी दी है कि ये काम करना है, अब जब वो काम मैंने कर दिया तो मैं किसको जाके आंसरेबल होऊंगा, मैं किसको जाके अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा कि ये काम डन हो चुका है। सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल फॉर द आउटकम फॉर ऑफ द असाइन टास्क। जो काम दिया हुआ है उसके लिए जवाबदेही होना, कि अगर कोई भी गलती हुई तो हम किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे, किसको ठहराएंगे कि इसने काम गलत किया है, उसको जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मिली होगी। Once responsibility for the performance of the assigned task is accepted, responsibility अगर accept एक बार कर ली है, is accepted, one cannot deny accountability। accountability नहीं वो deny कर सकता कि नहीं ये काम तो मैंने किया नहीं। it arises from the responsibility, it flows upward, ये भी upward ही flow करती है, कि हमने ये अपना जो answerable होते हैं, हम भी किसको होते हैं, हम भी superior को ही answerable होते हैं। Features of accountability, it refers to answerable for the final output, it cannot be delegated or passed। अब इसको कैसे delegate करेंगे हम, हमने किसी को अपने काम का आंसर दिखाना है, आउटपुट दिखानी है, तो उसको डेलीगेट कैसे करेंगे, कोई सेंस ही नहीं बनती ना। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इट फ्लोज अपवर्ड्स एंड द सीनियर हैज अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट। सीनियर की अथॉरिटी होती है कि वो सबऑर्डिनेट को ऐसे कुछ भी डिसीजन लेने के लिए कुछ भी काम करवा सकता है उससे। नेक्स्ट आता है हमारा छोटा सा डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग अथॉरिटी में, अथॉरिटी का मतलब क्या है, राइट टू कमांड, कि हमारे पास पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, कि हमने ये परफॉर्म करना ही करना है। अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी, कि ये काम हमने कैसे करना है और किसको जाके हमने आंसर देना है। डेलीगेशन, ये डेलीगेट हो सकती है अथॉरिटी, हम अपनी डिसीजन लेने की पावर भी किसी को आगे डेलीगेट कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पहले से ही हमें अपने सुपीरियर ने डेलीगेट की है तो हम उसको आगे कैसे दोबारा से थोड़ी ना कर पाएंगे डेलीगेट। और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज ओरिजिन, कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इट अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन, कि ये हमारे हायर लेवल पर है, इससे ही। इट अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेटेड पोजीशन, डेलीगेटेड अथॉरिटी, कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो किसने दी है, हमारे सुपीरियर लेवल ने दी है, डेलीगेट करके दी है। एंड इट अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक जने को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है तो उसने कैसे आगे जाके किसको रिस्पॉन्स करना है, इससे ही अकाउंटेबिलिटी अराइज होती है। इट फ्लोज डाउनवर्ड, it flows upward and accountability also flow upward। so downward कौन सी flow करती है, सिर्फ अथॉरिटी ही downward flow करती है। okay, so this was a small chart कि responsibility manager से subordinate को सुपीरियर से सबॉर्डिनेट पर फ्लो करती है, अथॉरिटी भी, और अकाउंटेबिलिटी मीन्स वो आंसरेबल किसको होता है, मैनेजर को होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि क्या होता है फ्यूल्स के प्रिंसिपल में। सो इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन अ फ्यू हैंड्स। सिर्फ थोड़े लोगों के पास ही सारी अथॉरिटी होती है, जो कि कौन सा लेवल होता है? टॉप लेवल। An organization is centralized when the decision making authority is in the hands of top level management only। कब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज कहेंगे? जब डिसीजन लेने की पावर अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज एन इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल मैनेजमेंट के हर लेवल पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। Those organizations in which decision making authorities live with the top level management are termed as satisfied organizations, whereas those in which such authority is shared with lower levels are decentralized organization। Guys, यहाँ satisfied नहीं है, यहाँ centralized आएगा। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। डिसीजन मेकिंग पावर जो टॉप लेवल के पास होती है वो सेंट्रलाइज, एंड जो जिनके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो डिसेंट्रलाइज। In other words, decision making authorities is pushed down the chain of command। चेन ऑफ कमांड से नीचे नीचे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स पासिंग अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल। जब हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल को अथॉरिटी पास ऑन करते हैं तो वो क्या ट्रस्ट और फेथ शो करता है कि हम अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट पर भी ट्रस्ट करते हैं और उनको इसलिए पावर दी गई है। दिस शोज द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ टॉप लेवल इन देयर सबऑर्डिनेट्स। इट हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट्स। अगर हम उन पर ट्रस्ट और फेथ दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स उन पर कॉन्फिडेंस प्रमोट होगा। A decentralization policy helps to identify those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders। इससे क्या होता है कि जो डायनेमिक लीडर बन सकते हैं, मतलब कि कैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो वो उनके पास क्विक डिसीजन लेने की पावर है, उनके पास क्विक डिसीजन लेने की मेंटालिटी होती है, तो इससे भी हमारा क्या हेल्प होती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। Develops managerial talent for the future। This analyzation gives subordinates a chance to prove their abilities। अब बाकी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकती है, अपने सजेशंस दे सकती है। सो इट प्रूव देयर एबिलिटीज एंड क्रिएट अ रेजर्वोयर ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर। एक पूरा क्वालिफाइड मैन पावर का कटोरा भरता है। In short, who can be considered to fill up more challenging position through promotions। अब अगर हम उनको प्रमोट करेंगे तो ज्यादा चैलेंजिंग पोजीशंस को भी वो सेटिस्फाई कर सकती हैं। It also helps to identify those who may not be successful in assuming greater responsibility। जो कि अब हम उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कंडीशन में नहीं होते हैं। Thus, decentralization is a means of management education as well as opportunity for trained manpower to use its talents in real life situations। बोथ हम जो जिनके पास एबिलिटीज है और जिनके पास नहीं है दोनों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग होगी कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस डिसीजन मेकिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू हैंड्स। अब पावर लेने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ किसी थोड़े लेवल के पास या टॉप लेवल के पास तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो डेलीगेटेड है। सो बट डिसीजन मेकिंग इज एंट्रस्टेड टू ऑल द मैनेजर्स हु आर टेकिंग एक्शन। जो जो एक्शन और जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनके पास अथॉरिटी भी है। दिस लेड्स टू फास्ट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब जब डिसीजन मेकिंग जल्दी हो रही है, सबके पास पावर है, तो इससे ग्रोथ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जल्दी होगी। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर ऑटोनॉमी और फ्रीडम टू लोअर लेवल्स। दिस हेल्प्स द सबऑर्डिनेट टू डू वर्क इन अ बेस्ट मैनर सूटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट। सो व्हेन ईच डिपार्टमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट, जो डिपार्टमेंट अपना अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही होती है, देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड इट विल जनरेट मोर रेवेन्यू, और जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ या एक्सपेंशन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल। इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर जो काम कर रहे होते हैं, दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर द डिसीजंस। ये नहीं है कि वो ये नहीं कह सकते कि हमारा नहीं, हमने तो काम अच्छा किया दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं किया। जब सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिसेंट्रलाइजेशन में,
हम अलग अलग सबको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू देयर सुपीरियर्स। With the decentralization, better control can be exercised through the scorecard management information system. ये भी एक मैनेजमेंट का सिस्टम होता है जिसमें पता लगता है कि कौन अकाउंटेबल है, किसने अपना काम अच्छे से नहीं किया। नेक्स्ट इज रिलीव टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली सारी पावर जो टॉप लेवल ने आगे डिसेंट्रलाइज की होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है और वो अपने टाइम को डिवोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। सो डिसेंट्रलाइजेशन डिमिनिशेस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन एक्सरसाइज्ड बाय द सुपीरियर ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स बिकॉज दे आर गिवन फ्रीडम टू एक्ट एंड डिसाइड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। Decentralization also leaves the top management with more time which can devote to important policy decision। जो अपना टाइम वो important policy decision में दे सकते हैं। अभी हमारा लास्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका नेचर क्या होता है डेलीगेशन का? ये एक कंपल्सरी एक्ट है कि हमें करना ही पड़ता है, कि हम सिर्फ एक जना तो कोई काम कर नहीं सकता, सो इसको हमें आगे डेलीगेट करना ही पड़ता है। और डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है कि चाहे तो हम इसको करें चाहे ना करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एक्शन। इसमें देर इज लेस फ्रीडम क्योंकि हमें अपने सुपीरियर को आंसरेबल होना होता है, इसमें फ्रीडम इतनी नहीं होती। और डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम होती है क्योंकि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो इक्वल रहेगी अकाउंटेबिलिटी के अथॉरिटी के साथ। नेक्स्ट इज स्टेटस। इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। इसमें टास्क शेयर होते हैं और इसमें इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने रिजल्ट पॉलिसी का डिसीजन लिया होता है कि ऐसे ऐसे काम होगा, इसलिए उनकी ये शेयर हो रही होती है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। स्कोप। इट हैज ए नैरो स्कोप क्योंकि ये दो जनों के बीच में होता है, कौन कौन से, एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट। यस। और इट हैज वाइड स्कोप बिकॉज इट कवर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज पर्पस। डेलीगेशन का क्या पर्पस होता है कि द मेन पर्पस इज टू लेसन द बर्डन ऑन द मैनेजर, की सुपीरियर पर या मैनेजर पर बर्डन कम होगा। और इसमें द मेन पर्पस इज टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस। So, okay guys, this was it for chapter 5. Please like the video if you liked it and share as much as you can. मिलते हैं हम अपनी next video में chapter 6 में।